नहीं भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था। वो एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है उसको काइनेटिक कहते हैं। मैंने एग्जांपल भी लिखवाए थे। चलो भैया करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई बात नहीं करेगा भैया? एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें दो मेथड से करनी होती है। देखिए भैया, ये ऑब्जेक्ट है जो कि चल रहा है, जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0। ठीक है, जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है? इसके इन्हें एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी? वी होगी। अच्छा, इस बॉडी का मास क्या था? एम था। और ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही थी। ये एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए भैया, क्या होगा ये? तो अब ये बॉडी जो है, अगर मैं यहां पे देखूं तो वी नो एक एक्सप्रेशन होती है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना कि अगर आप किसी रुकी बॉडी को चलाने में जितना भी वर्णन करते हो, रुकी बॉडी को चलाने में जितना वर्णन करते हो, वो वर्णन ही उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। या किसी चलती बॉडी को रोकने में जितना वर्णन करोगे, वो वर्क वर्णन भी क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी के। ये क्या ऐसी बॉडी थी? रुकी बॉडी थी। इसको चलाने में जो भी आपके द्वारा किया गया वर्णन होगा, वो किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो भैया हम जानते हैं, एज वी नो, मैं आपको बता भी दे रहा हूं यहां पे दोबारा से, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है भैया, इज फॉर मूविंग अ बॉडी इज इक्वल्स टू में किसके बराबर होता है? जो भी वर्णन किया जाता है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा एक बॉडी को मूव कराने के लिए, वो किसके बराबर होता है? काइनेटिक। तो काइनेटिक किसके बराबर होगी? वर्क के। और वर्क सबको पता है क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कौन कह रहा है भाई? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इंटू में, और डिस्प्लेसमेंट कितना बॉडी के अंदर? क्या आपको इस बॉडी का एक्सेलरेशन ज्ञात है? ए दिया हुआ है, नहीं पता। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम एस या ए दोनों में से एक को वेरिएबल लेते हैं। एस या ए में से मास गिवन रहेगा, एस या ए में से किसी एक को वेरिएबल ले लो। अब वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं भैया, वी नो क्या, एक इक्वेशन जानते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। किसको वेरिएबल लू? किसको वेरिएबल लू? ए को लू या एस को? ए को ले लो। चलो भैया ए को ले लेते हैं, तो क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s। अगर मैं जो भी मेरे को डाटा दे रखा है उसके हिसाब से सारी वैल्यू को पुट करूं, तो वी क्या है? वी फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? वी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन में 2s। ये जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 2s, यानी आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू याद रखिए, वी स्क्वायर अपॉन में 2s। ठीक है भैया, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एम ए और एस। अच्छा, ए की वैल्यू निकाली ना आपने? एम। ए की वैल्यू क्या रखी है? वी स्क्वायर अपॉन में इंटू में एस एस। तो क्या आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। इसे कहते हैं जर्नल मेथड। मेथड, हाँ, कांस्टेंट फोर्स है इसमें, फोर्स वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर ये है फोर कांस्टेंट फोर्स, फोर कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि आपको पता है हर जगह पर मैंने जब ये बोल दिया ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट रह सकता है जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो। तो इस मेथड को हम कहते हैं भैया फॉर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के थ्रू आप क्या करो? एक्सप्रेशन को डराइव करो। ठीक है, अब हम करने जा रहे थे कि आपको कई बार कई बच्चों को मैं बोलता हूं भाई वेरिएबल मेथड या भाई कांस्टेंट फोर्स। तो जब मैं कांस्टेंट फोर्स की बात करूंगा तो पूरी जर्नी में क्या होगा? फोर्स एक जैसा ही रहेगा। अब जैसे मैं दूसरा कर रहा हूं इसको मेथड नंबर 2 से, उसे कहूंगा कैलकुलस मेथड, या जल्दी हो रही है, रुक जा, अब कर ले। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 बाय वेरिएबल। इस बारी में जिस फोर्स का इस्तेमाल करूंगा वेरिएबल होगा। अब बड़ी समस्या आएगी। तो भैया आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज वेरिएबल है
तो अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हो तो उस इंस्टेंट के लिए वो चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। टाइम के साथ बदल रही है चीज, टाइम के साथ वो चीज क्या हो रही है, बदल रही है। सब कुछ बंद कर दिया है ताकि मैं देख भी नहीं पाऊं। ठीक है, कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जो टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ वेरिएबल है। तो अगर मैं कोई इंस्टेंट लेता हूं तो उस इंस्टेंट के लिए वही क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट जाएगी। लेकिन अगले ही इंस्टेंट पर वो क्या होगी, बदल जाएगी। तो इसीलिए जब भी मेरे को वेरिएबल के थ्रू किया जाए कि भैया वेरिएबल फोर्स से निकालो या फिर इससे निकालो, तो आप क्या करोगे भैया, एक इंस्टेंट लोगे ताकि आप उस इंस्टेंट के लिए उसको कांस्टेंट करके नॉर्मल जो फॉर्मूला आप जानते हो उसको अप्लाई कर सको। और उसके बाद हर छोटे छोटे इंस्टेंट का निकाल करके क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, है ना। अब देखो मैं करने आ रहा हूं, मान लीजिए एक जर्नी हो रही है, फोर्स कैसा है, और वेरिएबल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेरिएबल हो। ठीक है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, जीरो है। यहां की वेलोसिटी क्या है, जीरो। और यहां की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी होगी। ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, वेरिएबल है। और जो ये दूरी तय की है, ठीक है, तय की गई है इसके द्वारा, वो क्या होगी, एस होगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है, यहां पर x1 की वैल्यू जीरो होगी, यहां पर x2 की वैल्यू क्या होगी, s के बराबर होगी, s के बराबर होगी। ठीक है भैया, अब ये चल रहा है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन नॉर्मली कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं वर्क किसके बराबर होता है, काइनेटिक के बराबर होता है। ठीक है, वर्क किसके बराबर होता है, किसी रुकी बॉडी को चलाने में, किसी चलती बॉडी को रोकने में जो भी वर्क किया जाता है वो किसके बराबर होता है, उस बॉडी की। अब देखिए भैया, लेकिन यहां पर हमने पीछे हमने किया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कर दिया, वहां से आपका फॉर्मूला आ गया फोर्स, क्योंकि कांस्टेंट था। जैसे मैं आपको बोलूं भैया, एक गाड़ी 4 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटे चलती है तो कितनी दूरी तय करेगी, 16। 4 चौके 16 कर दिया आपने। यहां पर स्पीड कांस्टेंट है इसलिए आपने आसानी से बड़ी निकाल दिया। लेकिन अगर यही स्पीड वेरिएबल होती, हर बार बदलती रहती, कभी घटती कभी बढ़ती, कभी घटती कभी बढ़ती, तो आप इसको नहीं निकाल सकते थे। दिक्कत हो जाती है आपके लिए। तो यहां पर भी वही है कि आप वर्क तो निकाल रहे हो, लेकिन यहां पर जिस फोर्स से ये वर्क हो रहा है वो फोर्स बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब बदल रहा है तो भैया निकालना तो मुश्किल रहेगा, इसीलिए हम करते हैं एक इंस्टेंट की बात। तो मैं कहता हूं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो बॉडी थी उसने बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया, dx। और इस वक्त फोर्स की वैल्यू थी, बॉडी डिस्प्लेस एट एनी इंस्टेंट, ये dx है यहां से रखा। और इस वक्त फोर्स क्या था, f था। तो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट क्यों लिया, क्योंकि उस इंस्टेंट के लिए फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट बॉडी डिस्प्लेस बाय dx। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा किसी इंस्टेंट पर बॉडी कितना हुआ, इतने डिस्प्लेस ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स एफ। इतने डिस्प्लेस हुई कितने फोर्स के थ्रू, एफ फोर्स के थ्रू। तो भैया इंस्टेंट का जब भी वर्क दिए डिस्प्लेसमेंट dx है, ठीक है, तो वर्क क्या होगा, dw होगा। ठीक है, वर्क की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू में। अब मैंने ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया ना, ये फॉर्मूला ये कांस्टेंट फोर्स का है। ये क्या है, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, वही तो किया मैंने। लेकिन मैंने यहां पर इंस्टेंट किया था, उस इंस्टेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट हुआ, तब मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। समझ गए। अब मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे पार्ट को लेकर के वर्क निकालूंगा और सारे वर्क को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। और जितना वर्क आएगा वही किसके बराबर होगा, काइनेटिक के। लेकिन इतने छोटे पार्ट हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे पार्ट हो जाएंगे। इस कंडीशन में आपको जोड़ने के लिए आपको एक अलग विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको आप कहते हो इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन उन चीजों को जोड़ने के काम में आता है जिनकी संख्या क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। समझ गए। तो अब हम निकाल रहे हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम x1 इक्वल्स टू 0 टू x2 इक्वल्स टू s। यहां से यहां तक का कुल वर्क निकाल रहे हैं। तो क्या करें बच्चा, dw को इंटीग्रेट करो और यहां पर f dx को इंटीग्रेट करो और लिमिट लिख दो 0 से लेके s। ठीक है,
ठीक है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अब मैं टोटल वर्क की बात कर रहा हूं ना, तो टोटल वर्क में फोर्स कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? अब फोर्स वेरिएबल है, तो डी डब्ल्यू का आपको पता है जो वर्क करोगे किसके बराबर होगा? काइनेटिक के। तो चलो भैया लिखते हैं काइनेटिक को। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? बट बस बात कर। एस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फोर्स को क्या लिखो? मास इनटू में, और ये क्या हुआ? डीएक्स अपॉन में, और सॉरी डीएक्स। अच्छा एक चीज देखिए, अच्छा हमने ए को क्या लिख दिया? अबे यार, ए को लिख दिया डीवी अपॉन में। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ए को हमने लिख दिया डीवी अपॉन में, क्योंकि हम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है, वो डीएक्स अपॉन में डीटी होती है। और जो एक्सेलरेशन होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, वो डीवी अपॉन में डीटी होता है। ठीक है, बता रखा सब चीज। आगे बढ़ते भैया, के इक्वल्स टू में एम बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मास कभी वेरिएबल नहीं उसका। ठीक है, ए की जगह पे क्या होगा? डीवी अपॉन में डीटी इंटू में डीएक्स। और ये क्या हुआ? अरे यार, अब यहां पर लिमिट अभी नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि लिमिट चेंज होगी यहां पर। अभी यहां पर वेरिएबल कौन है? यहां पर अभी आपके लिए वेरिएबल है एक्स, क्या है? लेकिन जैसे ही इसमें कन्वर्ट करूंगा ना मैं इसको, अभी तक ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगा के इक्वल्स में, ऐसे लिमिट अगर मैंने भी नहीं भी लगाता, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी भी जीरो से लेके ऐसी तक की लिमिट रहेगी। ठीक है, अभी आप जब मैथ्स में पढ़ोगे तो आप देखोगे, अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, जैसे आप देखो चेंज होने वाला है एम, ठीक है, अब इस dt को इसके नीचे ले गया, तो ये क्या बन जाएगा? dx अपॉन में dt। तो ये हो जाएगा dv, और ये क्या होगा? dx अपॉन में dt। ये क्या हो जाएगा? ये v हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन में dt। ठीक है, तो अब यहां पर जो लिमिट है ना वो चेंज होगी। किसकी लिमिट आएगी? अभी भी जीरो से लेके ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, और जैसे ही मैंने यहां पर किया, ये लिख दिया, ये क्या हो गया? v, और ये क्या हो गया? dv। अब वेरिएबल चेंज हो चुका है। अब वेरिएबल चेंज हो गया है, तो भैया इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। लिमिट चेंज होगी। ठीक है, समझ गए? हाँ, लिमिट चेंज हो जाती है ऐसे करके। मैथ्स पढ़ोगे ना जब लिमिट्स एंड, जिसके पास नहीं है, खैर मैं नहीं भी लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करना, यहां से यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं, ना ये लिमिट यूज करना, ना ये लिमिट यूज करना, ना ये कॉपी ऐसी करना, ठीक है, और ना ये करना, यहां से सीधा करना लिमिट यूज। ठीक है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो इसकी पावर कितनी है? 1 है। इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है? जुड़ जाती है, और वही पावर क्या होती है? तो ये हो जाएगा भैया आपका एम, ये क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन में जीरो से लेके वी। तो के इक्वल्स टू में एक बार वी स्क्वायर को वी स्क्वायर रिप्लेस करेगा, वी करेगा, और एक बार वी स्क्वायर को जीरो करेगा, अपॉन में क्या आएगा? 2। तो फिर क्या आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पिछली वाली से, कांस्टेंट फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली होती है। ठीक है, अब आती भी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आती है? लिख के दे रहा हूं, आने की संभावना 99.9% गवर्नमेंट स्कूल में आएगी आएगी। ठीक है, चाहे आप इसको लिख लो। ठीक है, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम। डब्ल्यू ई टी, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम आएगी चाहे कोई सा स्कूल हो, क्योंकि सबसे इजी होती है। बच्चा नहीं पास हो रहा होता ना, इसको देकर के पास कर देते हैं। इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहती है? कुछ नहीं कहती। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, चेंज इन का, इसे क्या कहते हैं? चेंज इन इज इक्वल्स टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो बदलाव आता है वो किसके बराबर होता है? अच्छा, ये डेल्टा के की वैल्यू जो होगी वो ध्यान रखना, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक के बराबर होती है। ठीक है, तो जो चेंज इन काइनेटिक आएगा वो किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। तानिया क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? एक तो आप हफ्ते में एक बार पढ़ती हो, उसमें भी दर्द हो जाता है, फिर दिक्कत रहेगी ना। ठीक है, तो कहता है कि भैया इस थ्योरम के हिसाब से कि जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो भी बदलाव आएगा वो किसके बराबर रहेगा? वर्क डन के बराबर रहेगा। ठीक है भैया, चलो अब देखते भैया, प्रूफ करते पहले। प्रूफ स्टेटमेंट यही लिखनी है, ज्यादा कुछ मत लगाना। प्रूफ बाय
कांस्टेंट फोर्स, किसका प्रूफ कर रहा हूं मैं? कांस्टेंट फोर्स, यानी आपको यहां पर, ठीक है। और हाँ, यहां पर ये ध्यान रखना कि इस बार बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 नहीं, u है। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। पूरे रास्ते एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, क्योंकि फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। और ये भैया क्या आएगा? जो बॉडी चल रही है उसका मास m है, ठीक है, उसका मास क्या है? और उसके द्वारा कवर किया गया जो दूरी है वो क्या है? ठीक है, प्रूफ करते। तो हम जानते हैं भैया वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है? आवाज आ रही है, देखो मैं डिस्टर्ब बोल, लड़के नहीं बोल रहे, आप बोल रही हो, आप ही बोल रही हो, ठीक है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉडी के अंदर? एस का। कांस्टेंट फोर्स से सीधा सीधा कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमने क्या किया है, तो ए को वेरिएबल लेते हैं या एस को वेरिएबल लेते हैं? नहीं, ए को तो वेरिएबल नहीं लूंगा मैं एस को लेता हूं वेरिएबल, ठीक है। तो चलो लेते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में, हम यही जानते हैं ना। तो भैया एस की वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर माइनस अपॉन में 2s, है ना, 2s, ठीक है, हो गया। अभी अपने को वर्क बराबर में मास ऐसी रहने दीजिए। हमने किसकी वैल्यू निकाली है? एस की, तो एस की वैल्यू रख दीजिए क्या? वी स्क्वायर माइनस अपॉन में ए से क्या हुआ? कट मर गए, तो वर्क क्या आ गया? हाफ एम बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया? हाफ, यही होगा नहीं होगा? देखिए, दो वी स्क्वायर के नीचे आएगा और एम की मल्टीप्लाई में तो हाफ एम बी स्क्वायर बन जाएगा, और यू स्क्वायर के नीचे भी 2 आएगा, एम की मल्टीप्लाई में तो हाफ एम यू स्क्वायर बन जाएगा। भैया ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है? जिसके साथ फाइनल वेलोसिटी लगा हुआ होगा फाइनल काइनेटिक, और जिसके साथ इनिशियल वेलोसिटी लगा हुआ वो, तो भैया वर्क किसके बराबर आ गया? फाइनल काइनेटिक माइनस, यानी डेल्टा के बराबर होगा। दैट इज द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अभी अगला आ रहा है वेरिएबल मेथड, ठीक है। मेथड नंबर 2, बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है भैया। वर्क एनर्जी थ्योरम, अरे लिख दो ऐसी, डब्ल्यू टी, ठीक है। तो भैया वेट, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है, और एक्सेलरेशन क्या है भैया? वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, और पूरे रास्ते जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो s था ही था, यहां पर दूरी है 0 ट्रेवल किया, और इस यहां पर s किया। तो मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, एट दैट इंस्टेंट वर्क क्या होगा? dw, और वो किसके बराबर होगा? इस इंस्टेंट का फोर्स इनटू में इस इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट। इस इंस्टेंट में मैंने माना फोर्स कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो वर्क कितना होगा? एफ डी एक्स होगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा? मास एक्सेलरेशन डी एक्स, डी एक्स इक्वल्स में, अभी देखियो उसमें भी यही करना है आपको जो मैंने पीछे कराया था ना, ये ऐसे ही कॉपी करना है आपको। एम, इसको लिख दूंगा डीवी अपॉन में इनटू में, इसकी पोजीशन को चेंज कर दो, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा? एम डीवी, और डी एक्स अपॉन में ये क्या हो जाएगा भैया? वेलोसिटी। तो एम डीवी इंटू में वी, ये वी और वी अलग अलग चीजें हैं, ये पूरा डीवी है और ये वी है, तो डी डब्ल्यू क्या होगा? एम वी डीवी। टोटल वर्क, डन फ्रॉम x1 0 टू x2 s तक, कुल वर्क कितना होगा? तो इसके लिए इंटीग्रेट करो, डी डब्ल्यू, एम बाहर आएगा, वी डीवी, यहाँ पे इनिशियल लिमिट वेलोसिटी क्या है? u, और फाइनल क्या है? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट क्या होगा? w, और m यहां पर क्या होगा? पावर इसकी एक है, क्या होगी? 2 जाएगी अपॉन में 2, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट m। एक बार v को v रिप्लेस करेगा तो v स्क्वायर, एक बार v को u रिप्लेस करेगा तो ये क्या होगा?
अपॉन में क्या आएगा 2, तो डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक, और ये क्या होगी, ये हो गया प्रूफ नंबर सेकंड। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वर्कनरी थ्योरम है। अच्छा, एक रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कई सारे न्यूमेरिकल में आएगा, एक न्यूमेरिकल पक्का आता है एग्जाम में, तो उसमें तो शायद ये रिलेशन वगैरह आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, रिलेशन इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो हम जानते भी है ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी क्या v है, तो इसके पास काइनेटिक क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका मोमेंटम क्या होगा m इंटू में v। तो हमने क्या किया हाफ, पहली इक्वेशन है और ये क्या है दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, k अपॉन में p इक्वल्स टू में क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में एम वी। ठीक है भैया, ये हो गया, m से m क्या हुआ कट मर गया, और एक v से एक v कट मर गया। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका k इक्वल्स टू में k अपॉन में p इक्वल्स में क्या होगा आपका भैया v अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, या इसे रहने दो, इससे आसान तरीका हो जाएगा m से मल्टीप्लाई करके। ये हम जानते हैं, इसे पहली इक्वेशन कर लो और इसको क्या कर लो दूसरी। हमने क्या किया k इक्वल्स टू में हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया, m से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर रहेगा, नीचे से डिवाइड करूंगा तो केवल m ही रहेगा। ठीक है, तो k इक्वल्स में क्या होगा एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में 2m हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कहता है कि जो एम वी होता है किसके बराबर होता है p के, तो k इक्वल्स में क्या पी स्क्वायर अपॉन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और आप इसको ऐसे लिखते हो, ये तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मोमेंटम की टर्म में है, काइनेटिक की वैल्यू, लेकिन मोमेंटम की वैल्यू काइनेटिक के टर्म में लिखनी हो तो क्या होगा 2km अंडर रूट में। ये है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ और काइनेटिक इन टर्म्स ऑफ, तो भैया ये है आपके। ठीक है नहीं आ जाती, लेकिन फिर वो अजीब सा हो जाता थोड़ा सा, मेरे को एडजस्ट करना पड़ता उसमें। देखिए भैया क्या कह रहे भैया, देखिए व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनकी डायरेक्शन क्या है भैया सेम है, तो बॉडी की वेलोसिटी लगातार क्या होती है बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, तो वही लिखा हुआ है व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द इक्वल किसके होती है आपके द्वारा किए गए वर्क के। ठीक है भैया, दूसरा कह रहा है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्या होते हैं, तो बॉडी की स्पीड लगातार क्या होती है कम होती है, कम होगी तो भी काइनेटिक क्या होगी, जो काइनेटिक में चेंज आएगा वो भी किसके बराबर रहेगा वर्क डन के। वही लिखा हुआ व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, द डिक्रीज इन काइनेटिक इक्वल टू द वर्क डन। नीचे लिखा हुआ व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भैया, आपको याद होगा सर्कुलर पाथ में किसी भी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स लगता है जो सेंटर की तरफ हमेशा लगता है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं भैया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी कहां डिस्प्लेस करती है सरकमफेरेंस के अलोंग, कहां डिस्प्लेस करती है, और फोर्स कहां लग रहा है सेंटर के अलोंग, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं। तो इस केस में यदि आप वर्क निकालोगे तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी, क्योंकि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं वर्क निकालूंगा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क आता है, क्या आता है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए डॉट या क्रॉस,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क आता है, क्या आता है? और वर्क इज दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आ रहा है तो उनके बीच में लगता है डॉट प्रोडक्ट। क्या लगता है? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क आ रहा है और यहां पर दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। क्या आएगी? तो यही लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ द यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक, क्योंकि वर्क की वैल्यू क्या आ रही है? वर्क वहीं पर होता है जहां पर काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या आता है? चेंज आता है। जब वर्क हो ही नहीं रहा तो काइनेटिक के अंदर चेंज। चलो इसे यहाँ पे साइड में डायग्राम बना देता हूँ और ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये हो रही है सर्कुलर मोशन। क्या हो रही है? सर्कुलर मोशन हो रही है। ये रहा सर्कल, ठीक है। ये है पार्टिकल की वेलोसिटी और इसी डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भैया फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? एफ डॉट एक्स। और पावर भी आपको बता दूं, पावर जो होता है एफ डॉट वी होता है। क्या होता है? तो इस केस में जब सर्कुलर मोशन होती है तो भैया वर्क भी क्या आने वाला है? जीरो। और पावर भी क्या आने वाली है? जीरो। जहां वर्क नहीं होता ना तो वहां पर काइनेटिक में चेंज आता है, ना किसी प्रकार का पावर का लॉस होता है, ठीक है भैया। सर्कुलर मोशन में वर्क भी जीरो आएगा क्योंकि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। और जब आप ये निकालोगे तो यहां पर फोर्स और वेलोसिटी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सर्कुलर मोशन में ना तो वर्क होता है ना ही पावर निकलती किसी प्रकार की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो अगर वर्क नहीं हो रहा तो काइनेटिक में कभी कोई चेंज, वर्क जहां पे होगा वहीं पे काइनेटिक में चेंज आएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, तो इसका मतलब सिस्टम के ऊपर हमने वर्क किया है मोशन की डायरेक्शन में। और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो सिस्टम के अगेंस्ट में हमने वर्क किया, वो राइट चल रहा है हमने लेफ्ट में फोर्स लगा दिया, ठीक है भैया। तो अगर बढ़ेगी काइनेटिक तो वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। घटेगी काइनेटिक तो वर्क क्या आएगा? क्योंकि अगेंस्ट में हो रहा है। यहां पे नीचे बहुत प्यारी बात बोल रखी है दैट इन ड्राइविंग द वर्क एनर्जी थ्योरम it has been assumed that the work done by the force is effectively only the change in kinetic energy of the body। कह रहा भैया जब हम ड्राइव करते हैं तो मान के चलना है भैया वर्क एनर्जी थ्योरम को कि जो भी चेंज आएगा किसके अंदर, वैसे काइनेटिक के अंदर जो भी चेंज आता है वो वर्क के ही बराबर नहीं होता। वहां पे बहुत सारी चीजें होती है जिसमें लॉस हो जाता है। जैसे कोई बॉडी चलती है उसकी काइनेटिक चेंज आएगी तो भैया आपको पता फ्रिक्शन के अगेंस्ट में भी काम होता है, एयर के अगेंस्ट में भी काम होता है। तो जो जो भी काम हो रहा है वो जरूरी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर हो, ठीक है। तो लेकिन हमें यहां पर जब ड्राइव करेंगे तो उस डेरिवेशन में ड्राइव करके चलना कि जितना भी काइनेटिक में चेंज आया वो सब किसके बराबर होगा? वर्क के बराबर होगा। वहां पर और कोई काम नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था भैया, अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली 2002 में 2000 में आया था, जब आप शायद पैदा भी नहीं हो, आप में से कोई नहीं पैदा था। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी है भैया उसकी जीरो है, ठीक है। सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है भैया? और ये कांस्टेंट फोर्स है। ये क्या है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो आपको पता है ये जो वर्क करोगे वही क्या होगा? काइनेटिक के बराबर होगा। ये कितना डिस्प्लेस हुई है बॉडी? अच्छा इन 10 सेकंड, इन 10 सेकंड। बॉडी 4 kg की, बॉडी का मास कितना है? 4 kg। तो भैया आपको याद होगा एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का? फोर्स अपॉन में मास, 16 डिवाइड बाय, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है जीरो, बॉडी का एक्सेलरेशन रखा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर क्या निकाल रखी है? बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए। वो क्या होगा? काइनेटिक के बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर यहां से आ जाएगा। और यही किसके बराबर होगा? वर्क ना, यही वर्क के बराबर होगा। चलो देखते हैं भैया। तो वी की वैल्यू निकाले, तो हम जानते हैं भैया वी नो इक्वल्स टू में, वी इक्वल्स में यू प्लस यू क्या है? एक्सेलरेशन क्या बॉडी का? कितने टाइम बाद बोल रहा है? 10 सेकंड बाद। तो वेलोसिटी क्या आ गई? 40 मीटर पर सेकंड। जब वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड आ गई तो भैया क्या होगा? हाफ मास क्या है? 4, और ये क्या है? 40 का स्क्वायर। फिर ये क्या हो गया? 2 बार कट गई, 1600, 3200, 3200 जूल आंसर आ गया आपका। ये काइनेटिक होगी, यही क्या होगा? वर्क।
ये भी एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, देखो नजर हटी दुर्घटना घटी, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। द अब ये मैं सोच रही कि मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, सिलेबस खत्म होने के बाद दोबारा रिवीजन होगा, लेकिन नोट्स से होगा, नोट्स जो होंगे ना उससे रिवीजन, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा कि लिख लिख के कराऊं मैं, ठीक है। तो अभी अच्छे से पढ़ लेना, घर पे आके इसको रिटर्न में लिख देना सारा का सारा, मैं लिख के दे रहा हूं, यहाँ से अगर आपको 100% समझ में आया, घर पे आके लिख दोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। जो दोबारा मैं रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन करने के साथ आप रिटर्न में घर जाकर प्रैक्टिस कर लेना, आपके दिमाग में ऐसी छपी रहेगी बात, जो मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% है, ठीक है। टॉय रॉकेट ऑफ मास कितना है भैया, 0.1 किलोग्राम, हैज अ स्मॉल फ्यूल ऑफ मास, क्या ये मास ऑफ फ्यूल कितना है, 0.02 किलोग्राम, ठीक है। विच इज बर्न इन 3 सेकेंड, कितनी देर में हुआ, खत्म हो गया 3 सेकेंड में, ये 3 सेकेंड में खत्म हो गया। कह रहा है कि भैया इसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली, इसने इसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली पर सेकेंड, क्योंकि इसने इतनी स्पीड एक्वायर की, उसको जलने के बाद तो फ्यूल का मास तो ऐड ही नहीं होगा, केवल रॉकेट चलेगा, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर फ्यूल बर्न व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट भैया कुछ और नहीं है भैया, ये है फोर्स, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है भैया, समझ गया। फिर क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास, पर यूनिट मास का मतलब होता है एनर्जी इन 1 किलोग्राम, ये पर यूनिट मास का मतलब हो गया कि जो एनर्जी है ना, इसका मतलब है एनर्जी इन 1 किलोग्राम में कितनी एनर्जी होगी, समझ गया, इसका मतलब ये हुआ, करे भैया। चलो, तो हमें पहले काइनेटिक निकालनी है, काइनेटिक क्या होगी, हाफ mv², हाफ मास क्या भैया, जो भाग रहा है 0.1, और वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर, फिर क्या होगा हाफ 0.1, ये क्या होगा 400, कट गया तो क्या हुआ 200, है ना, और ये क्या होगा 20 जूल, क्या आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी आई। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, हम देख रहे हैं गिवन क्या है, अच्छा ये काइनेटिक क्यों आई, इतने फ्यूल की वजह से, कितने फ्यूल दिखाओगे हमें, इतने फ्यूल की वजह से ये काइनेटिक आई, ज्यादा फ्यूल होता तो काइनेटिक क्या थी, यानी हमें गिवन है कि 0.02 kg फ्यूल जो था वो कितनी एनर्जी दे रहा था, 20 जूल, कितना दे रहा था, तो 1 kg फ्यूल कितना देगा, 20 जूल अपॉन में 0.02, इसे काटा पीटी करोगे आएगा 1000 जूल एनर्जी देगा, 1 kg फ्यूल कितना देगा, 1000 जूल देगा, तो भैया यही क्या हुई, सो एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास कितना आया, 1000 kg, 1000 जूल पर केजी। ये क्वेश्चन आ रखा पिछली बार ही आया था, ठीक है तो आसान, लेकिन कोई बच्चा कर नहीं पाया था, कोई बच्चा। अब हमें निकाल लिया थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास क्या है 0.0, अब 2 नहीं है ये मास रॉकेट का, रॉकेट के ऊपर फोर्स की बात कर रहा हूं, तो मास ऑफ रॉकेट आएगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा v² माइनस, नहीं इससे नहीं होगा, v माइनस u अपॉन में t, एक्सेलरेशन तो ये होता ना, तो भैया v कितना है 20, अब v कितना है, v 20 है, u कितना है 0, t कितना है 3, आ गया थ्रस्ट, तो 0.1 20 0 3, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, टाइम बता देना मुझे वही, वहां से 2 मिनट और लूंगा, चलो यार टाइम ही नहीं बचता यार, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, बुलेट वेइंग 10 ग्राम, बुलेट का मास कितना है, फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी फायर की गई है, आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड ऑफ वॉल, एक मड की वॉल से पास करता है,
जिसकी चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज टू, ठीक है भैया। फाइंड द, एक बात बताओ यार, यहां पर जो काइनेटिक में चेंज है, काइनेटिक में वैसे करने के तरीके 100 है इसके, मैं 100 तरीके से कर सकता हूँ इसको, लेकिन आपके लिए बेस्ट तरीका बताता हूँ कि काइनेटिक में चेंज आया ना, क्योंकि वेलोसिटी 800 से 100 हुई है, काइनेटिक में चेंज आया, यानी कौन सी थ्योरम यूज करूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज करूं, तो अकॉर्डिंग टू, यहां पे फोर्स निकालना आपको कि जो मड वॉल है ना, उसके अंदर जब घुसी तो मड वॉल ने उसको रोकने का प्रयास किया था, तभी उसकी स्पीड क्या हुई, कम हो गई। तो जो फोर्स रोक रहा है उसको मड वॉल के अंदर उस गोली को आगे बढ़ने से, उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। ऐसे फोर्स को रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं या डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं, जो किसी की मोशन को कम करते हो, ठीक है। फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक बराबर में वर्क, बोला हाँ। तो वर्क ये क्या होगा, हाफ, मास तो कांस्टेंट रहेगा वी स्क्वायर माइनस, देखिए यहां पर भी हाफ एम बी था, स्क्वायर था, यहां पर दो मास कॉमन ले लिया मैंने फिर, ठीक है। और वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू में मार के जिंदगी खराब कर दूंगा तेरी मैं। एक्सेलरेशन बोल रहा है, अरे मैंने सुना एक्सेलरेशन बोल रहा है। हाफ मास क्या है भैया गन का, क्या है 10 ग्राम, किलोग्राम में करो 10 की पावर -2 के 2 kg हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो 10 में ना, तो 10 में जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है भैया, 100 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 800 स्क्वायर। फोर्स निकालना है, और दीवार की चौड़ाई कितनी है, फोर्स निकल आएगा। और आपको बता दूं ये फोर्स आएगा नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव का मतलब ये है कि फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है, फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है, समझ गए, ये हो गया। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, अ शॉर्ट ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड है इसकी भैया, और जस्ट एबल टू पियर्स अप लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, कह रहा है 4 सेंटीमीटर को भेदता हुआ अंदर घुस जाता है किसी दीवार के अंदर, घुस गया और रुक गया, नहीं समझे, वो गया दीवार के अंदर 4 सेंटीमीटर चलने के बाद रुक गया, रुक गया तो वर्क हुआ होगा, और जो वर्क हुआ होगा वो किसके बराबर होगा, बताया आपको। तो भैया पहली काइनेटिक एनर्जी कोस्ट में पहला वर्क डन, सेकंड केस में दूसरी काइनेटिक बराबर में दूसरा वर्क डन, ठीक है। पहली काइनेटिक होगी हाफ, मास नहीं दे रखा है यहां पर, खैर आवश्यकता भी नहीं है उसकी, वेलोसिटी कितनी है उसकी 100, रखना ही नहीं है। वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मैंने एफ क्यों लिया, F1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया जिस दीवार में घुस रहा है ना, वो दीवार चाहे कितनी भी स्पीड हो सबके लिए सेम फोर्स लगाएगा, समझ गया। तो इसलिए फोर्स मैंने कहा कह दिया, जिस फोर्स से वो रोक रहा है वो क्या है, F1 है। इस केस में देखो ये क्या होगा, हाफ वही मास होगा बुलेट का, लेकिन इस बार स्पीड हमने क्या कर दी है भैया, नहीं निकाल, स्पीड नहीं रखी है, ये निकालनी है। कह रहा कितनी स्पीड हो कि इस बार वो मड वॉल को, डिस्प्लेसमेंट कितना रखा भैया, D1 कितना रखा है 4 सेंटीमीटर, क्या रखा है, कह रहा है कि इस बार कितनी स्पीड हो, मतलब कितनी काइनेटिक हो। हाँ भाई, ना सॉरी, कब आएगा, 7 बजे के बाद ही आएगा, 6:30 के बाद, 6:30 तक आएगा। हाँ तो तब आ जाइए, मैं रख जाऊंगा, ठीक है, मेरे पास ही पड़ी है, ठीक है। देखिए ठीक है भैया, तो फोर्स उतने लगे, लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट उसको कितना करना है, 9 सेंटीमीटर, क्या करना है। देखिए दोबारा समझिए, 100 मीटर की स्पीड में 4 सेंटीमीटर घुस जाता है दीवार के अंदर, फोर्स वही लगेगा। कह रहा है कितनी स्पीड दो कि कितने जाए इस बारी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है भैया समझ गया। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, और ये होगी दूसरी इक्वेशन। मैं एग्जाम में हो सकता है कि आपको पेपर में मिल जाए आपको, हाफ एम 100 स्क्वायर अपॉन में हाफ एम V2 स्क्वायर जो आपको निकालना है, बराबर में F इंटू में 4
और एफ इंटू में आपने एक चीज पूछी नहीं कि यहां पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, यहां पर डिस्टेंस सेंटीमीटर में ले रहा हूं। भाई ध्यान रखना, मैंने कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर नीचे सेम यूनिट आएगी, कट जाएगी, ठीक है, इसलिए मेरे को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है, कर भी देते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, ये कट मर गए, ये कट मर गए, V2 निकालना है, क्या होगा भैया V2, 100 स्क्वायर अपॉन में V2 स्क्वायर बराबर में 4/9। इसे पल्ली साइड मिला, इसको उर्ली साइड मिला, तो क्या होगा V2 स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा 100 स्क्वायर 9/4। तो V2 क्या हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट जाएगा ना, तो ये क्या होगा 100, ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा, ये कहा गया 50। स्पीड कितनी आ गई 150 मीटर, मतलब 100 मीटर की स्पीड से फेंकोगे तो वो 4 सेंटीमीटर जाएगा, और 150 मीटर की स्पीड उसी बॉल में फेंकोगे तो वो 9 सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है भैया, मैं अपनी वार्डी को यहीं विराम दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में, और उसके बाद में सीधा आ जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है भैया, थोड़ी रफ्तार से चल रहा हूँ तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, मैं ज्यादा बातों को उलझा नहीं रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है भैया, ज्यादा इधर उधर घुमा के बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो मैंने जो बताया होगा ऑलमोस्ट सारे बच्चों को जो रेगुलर होगा उसको समझ में आई होगी बात। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। सुन लो, हाँ क्या हुआ, फोन नहीं मिलेगा।